अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, साल भर जारी रहेगा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इसकी घोषणा की है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्य सरकार के लिए मिलावट गंभीर विषय है, देश के लिए भी यह एक गंभीर विषय है और ऐसे में साल भर यह अभियान चलेगा। मिलावट की सूचना देने वाले को पुरस्कृत भी किया जाएगा। 51,000 का पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा और सीएम ने अभियान को जारी रखने का निर्देश दिया है। राजस्थान में देश में सबसे ज्यादा 11 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इसके अतिरिक्त अभियान को मजबूती प्रदान करने के लिए 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की है। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सचिन, देखिए ये बेहद अहम फैसला अगर माना जाए तो, क्योंकि त्योहारी सीजन में तो एक्शन लिया जाता था लेकिन साल भर शायद कोई एक्शन नहीं होता था, तो ये एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से दीपावली के त्योहार के ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठकें की थी, उसमें ये कहा था कि सरकार की जब से शासन में आई है तब से एक लगातार ये मंशा रही है कि जो लोगों का स्वास्थ्य है वो बेहतर किस तरह से हो, और उसमें एक बिंदु यह भी था कि जो मिलावट के जो मामले हैं उनको रोका जाए। और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश में त्योहारी सीजन पर 26 अक्टूबर से लेकर के 14 नवंबर तक के लिए एक विशेष अभियान, जिसका नाम शुद्ध के लिए युद्ध दिया गया था, वो जारी किया गया और वो शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि अब जिस तरह से मुख्यमंत्री ने लगातार इस बात को फिर दोहराया है कि चूंकि मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल त्योहारी सीजन पर नहीं होती है, खाद्य पदार्थों में मिलावट साल भर होती है और लोगों का स्वास्थ्य जो है वो इससे गिरता है, उन्हें अनेक बीमारियां होती हैं। तो ऐसे में जरूरी हो गया है कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और जो संबंधित विभाग हैं वो मिलकर के इस कार्रवाई को लगातार सालों भर इस कार्रवाई को करते रहे। सचिन, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहें, अगली खबर है उस पर भी आपसे अपडेट लेने की जरूरत होगी। बड़ी खबर अगली ये है कि फार्मासिस्ट सीधी भर्ती परीक्षा 2018 निरस्त कर दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए हैं। सचिन, क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से सरकार ये बात लगातार दोहरा रही है कि जो प्रशासन, जो प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का जो प्रशासन है, चाहे वो चिकित्सा कर्मी हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो या नर्सिंग कर्मी हो, उनकी जो कमी लगातार बनी हुई है उसको दूर किया जाएगा। और इसी के लिए ये प्रयास हुए कि जितने भी पद रिक्त पड़े हैं उन्हें भर्ती किया जाए, और इसी के लिए एक जो विज्ञप्ति थी वो जारी की गई थी 2018 में, और उसी के तहत ये भर्ती होनी थी, जिसमें 1736 पदों पर यह भर्ती की जानी थी, जिसमें कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1538 और अनुसूचित क्षेत्र में 198 पदों पर यह भर्ती होनी थी। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी, आवेदन जो है वो मांग लिए गए थे। और सबसे बड़ी बात यह कि 27 दिसंबर को यह परीक्षा होनी थी, लेकिन आज ही जो है एक आदेश जारी करके जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर BL जाटावत, उन्होंने एक आदेश जारी किया और उसमें ये कहा है कि अपरिहार्य कारणों के चलते राज्य सरकार ने इस सीधी भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है और इसके लिए जो संबंधित जितने भी जो भर्तियां होनी थी या जो कार्रवाई चल रही थी वो निरस्त मानी जाए। जी चलिए सचिन, तो एक बहुत बड़ा झटका है इन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा देने की तैयारी में थे। बहुत शुक्रिया आपका सचिन तमाम जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरपीएससी परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरपीएससी ने कई परीक्षाओं को लेकर कार्यक्रम जारी किए हैं। फिजियोथेरेपिस्ट परीक्षा 23 नवंबर को होगी। कृषि अनुसंधान अधिकारी परीक्षा 24 नवंबर को होगी। निरीक्षक कारखाना और बॉयलर्स 25 नवंबर को आयोजित होगा। अजमेर और जयपुर में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयोग सचिव शुभम चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। अभिजीत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, कई सारी परीक्षाओं का ऐलान किया गया है आरपीएससी की तरफ से। देखिए अभिषेक, बिल्कुल आरपीएससी में नए अध्यक्ष भूपेंद्र यादव की ताजपोशी के बाद से और जो सदस्यों का कोरम था वो पूरा होने के बाद से आरपीएससी ने अपने काम की रफ्तार को गति देना शुरू कर दिया है। कल ही पीआरओ भर्ती परीक्षा के 26 पदों का अंतिम साक्षात्कार परिणाम भी घोषित कर दिया था और 10 दिसंबर से आरएएस 2018 के साक्षात्कार का पहला चरण भी शुरू हो रहा है।
लिहाजा उससे पहले आरपीएससी ने अपनी 3 परीक्षाओं, जो संवीक्षा परीक्षाएं हैं, उनका कार्यक्रम जारी कर दिया, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट संवीक्षा परीक्षा है वो 23 नवंबर को होगी, कृषि अनुसंधान अधिकारी की परीक्षा 24 नवंबर को होगी और निरीक्षक कारखाना बॉयलर्स परीक्षा जो है वो 25 नवंबर को अजमेर और जयपुर के परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसके साथ ही साथ आयोग की ओर से कहा गया है कि जो कोविड पॉजिटिव कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो कोविड प्रोटोकॉल बने गए हैं उसके मुताबिक परीक्षा ली जाएगी और ऐसे तमाम जितने भी इन तीनों परीक्षाओं से जुड़े हुए कोरोना पॉजिटिव कैंडिडेट्स हैं वो अपना जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ 22 नवंबर तक आरपीएससी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर दें, जिसमें इस बात का जिक्र हो, इस बात के दस्तावेज हो कि वे कोरोना संक्रमित हैं, ताकि उनके लिए जो इन परीक्षाएं हैं उसमें अलग तरह की कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत व्यवस्था की जा सके। तो कहने की बात यह है कि आरपीएससी में अब चूंकि नए अध्यक्ष आने के बाद और तमाम सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद जितनी भी परीक्षाएं लंबित चल रही थी, अब उन्हें गति से संपादित करने का काम शुरू हो गया है और बहुत जल्द आरपीएससी जो है वो नए साल के लिए अपना एग्जाम कैलेंडर भी है वो सामने रखेगी और कोशिश ये की जाएगी कि नए साल में जो एग्जाम कैलेंडर आरपीएससी की ओर से डिक्लेयर किया जाएगा, आरपीएससी उस शेड्यूल्ड एग्जाम्स के तहत ही। बिल्कुल अभिजीत, तो ये उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है जो इंतजार कर रहे थे इन परीक्षाओं का। बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत इन तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं शहर शहर एसीबी के शिकंजे की, जहां झालावाड़ में झालरापाटन का ईओ ट्रैप किया गया। वहीं झुंझुनू के चिड़ावा में जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ईओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। उधर डूंगरपुर में राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध वसूली पर शिकंजा कसा, जबकि झुंझुनू में घूसखोर एएसआई रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। तो सबसे पहले आपको खबर बताते हैं झालावाड़ की, जहां पर झालरापाटन नगर पालिका का ईओ 1,34,000 रुपए कैश के साथ गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की राशि ऑफिस से घर ले जाते वक्त उसे ट्रैप किया गया। तो कैश जो है 1,34,000 रुपए भी बरामद हुए। वहीं बात झुंझुनू की अगर करें तो यहां पर चिड़ावा से एक बड़ी खबर, जहां पर 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते ईओ को गिरफ्तार किया गया। चिड़ावा नगर पालिका ईओ अनिल चौधरी गिरफ्तार कर लिया गया। इसे 90 ए प्लॉट का पट्टा देने के एवज में रिश्वत की इसने मांग की थी। 12 लाख रुपए इसने रिश्वत मांगे थे। 3 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। जयपुर एसीबी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर ईओ अनिल चौधरी को धर दबोचा और घर पर सर्च भी लगातार एसीबी की टीम कर रही है। राजस्थान की एसीबी ने आज झुंझुनू जिले की चिड़ावा में ईओ नगर पालिका को 3 लाख रुपए की रिश्वत फरियादी से लेते हुए गिरफ्तार किया गया है रंगे हाथों। ईओ श्री अनिल चौधरी ने परिवादी से मकान की परमिशन और 90A की परमिशन और पट्टा जारी करने के लिए 12 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। उसका सत्यापन कराया गया और आज उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। वहीं डूंगरपुर से बड़ी खबर, जहां पर अवैध वसूली पर एसीबी ने शिकंजा कसा है। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर यह कार्रवाई की गई। एक इंस्पेक्टर और 5 गार्ड को गिरफ्तार किया गया। वाहनों से अवैध वसूली करते हुए इन्हें दबोचा गया। 2,60,000 रुपए से अधिक कैश भी बरामद हुए हैं। तो डूंगरपुर में भी एसीबी ने अपना शिकंजा कसा है अवैध वसूली पर। यह शिकंजा एसीबी की टीम ने कसा। राजस्थान की एसीबी द्वारा गुजरात बॉर्डर पर डूंगरपुर जिले में रतनपुर बॉर्डर पर यह सूचना मिल रही थी कि वहां पर परिवहन विभाग के अधिकारी जो बाहर से गुजरात से लोग आते हैं उनके वाहनों को रुकवा करके जबरन एंट्री वसूल करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो इसकी वेरिफिकेशन की गई और हमारे यहाँ पर एडीजी साहब के नेतृत्व में स्पेशल इकाई कोटा से भेजी गई। तो वहाँ जब जांच किया गया तो पता लगा कि जो वाहन चालक है उनसे जबरन एंट्री के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। कल शाम को वहाँ के चौकी प्रभारी को 3 गार्ड्स और एक दलाल के साथ 2,70,000 रुपये कैश बरामद किए गए उनसे और उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है लोगों से एंट्री वसूल करते हुए।
उधर कोटा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया है और वहां से 5 युवती और 1 युवक को गिरफ्तार किया गया। स्पा सेंटर की आड़ में यहां पर गोरख धंधा चल रहा था। सेक्स रैकेट का पुलिस की कार्रवाई स्पा सेंटर में देखने को मिली। पीटा एक्ट के तहत यहां पर कार्रवाई की गई। 5 युवती और 1 युवक को गिरफ्तार किया गया कोटा में। बात की पुष्टि हुई और फिर मैंने और जो जाब्ता था कुनाली थाने का और मेरे ऑफिस का जाब्ता, इन्होंने वहाँ पे रेड की रात को, और उस रेड के अंदर हमें 5 लड़कियाँ और एक जो ग्राहक था वो हमें मिले, जिनको हमने पीटा एक्ट में गिरफ्तार किया है। ये सभी लड़कियाँ बाहर की हैं। इसमें एक कोटा की है लड़की, इसके अलावा एक वेस्ट बंगाल की है, बिहार की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, दिल्ली की हैं, और जो लड़का है वो यहाँ गुलाबबाड़ी कोटा का है, विजय नाम का। वहीं श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बेकाबू कार नहर में जा गिरी। ग्रामीणों की मदद से कार को बाहर निकाला गया है। अरे एक और बढ़ जाओ भाई। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला गया। युवक जो कार ड्राइव कर रहा था उसे भी बाहर निकाल लिया गया है। तो ये तस्वीरें श्रीगंगानगर की, जहां पर एक कार जो है वो बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। गनीमत यह रही कि ग्रामीणों की मदद से युवक को बचा लिया गया। पानी कम अजमेर से खबर है, जहां पर पुलिस के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दरगाह बाजार में पुलिस जवान के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस जवान के साथ लोगों ने मारपीट की। मारपीट की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो जो है वो अजमेर का बताया जा रहा है और ये वायरल भी हो रहा है। अब बात बेखौफ बदमाशों की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीर पहली जो है वो जोधपुर की है। 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की, यहां बदमाश 2 लाख से ज्यादा की राशि लूटकर फरार हो गए। वहीं भरतपुर में 2 युवकों ने किसान से 50,000 रुपए लूट लिए। सीकर में बदमाशों ने एक महिला से उसका पर्स और मोबाइल छीन लिया। तो ये 3 जगहों की तस्वीरें, जोधपुर, भरतपुर और सीकर की। तो सबसे पहले बात करते हैं भरतपुर की, जहां पर डीग में 2 युवकों ने किसान की जेब काटकर 50,000 रुपए पर हाथ साफ कर लिया। बताया जाता है कि किसान रतन सिंह अपने किसान क्रेडिट कार्ड से 1.5 लाख रुपए निकाले थे। उन्होंने रकम अपने कुर्ते की जेब में रखी थी। जैसे ही रतन सिंह बैंक के गेट के पास पहुंचा, युवकों ने चकमा देकर उसकी जेब से 500 के नोट की एक गड्डी पार कर दी और फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस युवकों की तलाश कर रही है। रतन सिंह है, खोरी गांव है उसका। उसने अपने किसान कार्ड से 1.5 लाख रुपए निकाले थे। अब उन्होंने अपने कुर्ते की जेब में रखे थे। तो जो है 2 लड़के थे, एक लड़का गेट पे खड़ा हुआ था, और जैसे ही उसने अपने कुर्ते की जेब में 1.5 लाख रुपए रखे, तो जो दूसरा था उसने वो देख लिए पैसे रखते, और जैसे ही वो गेट पे पहुंचा तो एक लड़का था उसके सामने आ गया, और दूसरा उनके पीछे से उसकी 50,000 की गड्डी उसके कुर्ते से निकाल दी उसकी। जोधपुर के ओसिया से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ओसिया के अस्पताल के सामने स्थित एसबीआई बैंक के सामने एक मोटरसाइकिल पर बैग में रखे 2,10,000 रुपए एक शातिर चोर लेकर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित रिटायर्ड अध्यापक देवाराम अपनी भांजी की शादी थी और मायरा भरने के लिए यह रकम लेकर जा रहा था। तभी शातिर चोर ने मोटरसाइकिल पर लगे बैग को काटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
उधर सीकर के लाल कुआं के पास एक महिला से सरेआम लूटपाट की गई। बाइक पर सवार 2 बदमाश आए और एक महिला से मोबाइल और पर्स छीनकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। चलिए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाल अधिकार सप्ताह देखना चाहते हैं कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सलमान खान जी फिल्म में किरदार चाइल्ड के ही थे। बाल संरक्षण के संबंध में यह है कि संस्थाएं अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं है। हमारा समाज किसी बच्चे को या बच्चों के समूह को फॉस्टर केयर लेने के लिए आगे आए। सचमुच नियमों के परिवर्तन के साथ साथ समाज के सोच में भी परिवर्तन आवश्यक है और इसीलिए आज ये विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। फॉस्टर केयर के बाद एक दूसरी योजना का भी हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं एक संक्षिप्त विवरण उसके बारे में बताना चाहूंगी और उसके बाद चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी के कर कमलों से ये विमोचन। बच्चे जो 18 वर्ष तक बाल देखरेख संस्थाओं में रहते हैं और शासन के नियमानुसार 18 वर्ष पूर्ण होने पर इस संस्थाओं से बाहर आ जाते हैं। अकेले पूरी दुनिया में न माता न पिता, मकान देने वाला गारंटी मांगता है, बैंक खाता खोलने वाले कहते हैं कि कोई तो होगा तुम्हारा। ये बच्चे काम क्या करें? ऐसा कोई प्रशिक्षण तो नहीं था। संस्था से बाहर निकलते वक्त पांव कांप रहे होते हैं उनके। सचमुच कितनी आवश्यक है और आफ्टर केयर इन बच्चों के लिए कितनी जरूरी है, इस पर ठोस कार्यक्रम और इसका क्रियान्वयन। और इसी के लिए राजस्थान ने तैयार किए हैं समर्थ योजना के अंतर्गत आफ्टर केयर कार्यक्रम दिशा निर्देश 2020। और इसी के लिए हमने एक पुस्तिका तैयार की है समर्थ योजना, जिसकी आज हम यहाँ विमोचन करने जा रहे हैं। माननीय से पुनः आग्रह करना चाहेंगे इस पुस्तिका के विमोचन के लिए। MIS पोर्टल बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों से संबंधित MIS निश्चित रूप से बच्चों के पुनर्वास, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार, परामर्श, विकास और हर प्रकार से बेहतरी की दिशा में एक प्रभावी और महत्वपूर्ण कदम है। इसीलिए बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार ने बाल संरक्षण सूचना प्रबंधन प्रणाली MIS पोर्टल तैयार किया है। इसका शुभारंभ आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से करना चाहेंगे। इस पोर्टल का शुभारंभ माननीय के कर कमलों से। MIS पोर्टल बाल संरक्षण सूचना प्रबंधन प्रणाली, और इसके साथ ही एक और पोर्टल जिसका हम आज यहाँ नवाचार जो हम करने जा रहे हैं, उस नवाचार का उद्घाटन हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से करेंगे। लेकिन उसके पहले एक संक्षिप्त जानकारी उसके बारे में। जोधपुर में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, जैसा कि अभी बताया गया है, हमारे 4 संभागों में ये योजना पहले से ही चल रही है और जोधपुर में आज हम इस नवाचार का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इसके साथ ही विस्तार के साथ अन्य जगहों पर भी इसका शुरू किया जाएगा। एक स्वस्थ और सुंदर समाज के निर्माण के लिए विधि से संघर्षरत बच्चों और किशोरों के लिए समाज की मुख्य धारा में लाना कदाचित सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है कौशल विकास प्रशिक्षण। इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हाँ, इसके बाद बोलने के बाद कौशल विकास प्रशिक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है राजकीय बाल संप्रेक्षण और किशोर गृह जोधपुर। और यहाँ ICICI बैंक के सहयोग से आरंभ किया जाने वाला कौशल प्रशिक्षण केंद्र निश्चित रूप से इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
इस पोर्टल के आज उद्घाटन के लिए माननीय से पुनः आग्रह करना चाहेंगे। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में हम देख पा रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त एक कार्यक्रम बाल अधिकार सप्ताह की शुरुआत कर रहे हैं। प्राथमिकता दूंगी। मैं बच्चों को बाल शोषण, अनुचित स्पर्श के विरुद्ध बोलने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं बाल शोषण को समाप्त करने के लिए हितधारकों और सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से अपील करूंगी। और इस दीप संकल्प के साथ आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध, जितने भी लोग पूरे हिंदुस्तान से अपने कोने कोने से जहां से हमारे साथ इस लिंक के माध्यम से जुड़े हैं, इस संकल्प को ले, बाल शोषण के विरुद्ध दीप संकल्प। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब आग्रह करना चाहेंगे मुख्य सचिव राजस्थान श्री निरंजन आर्य जी से, आप अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। श्री निरंजन आर्य जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय राज्य मंत्री श्री यादव साहब, मैडम संगीता जी बेनीवाल और हमारे सारे अधिकारी साथियों, आज हम बाल अधिकारिता दिवस एवं राज्य में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी समाज या राष्ट्र का भविष्य इन बालकों से, इन नौनिहालों से ही होता है, और इसलिए समाज की, परिवार की एवं राज्य की ये जिम्मेदारी है कि इन उगते हुए बालकों को, इन बढ़ते हुए बालकों को सुरक्षित करे, संरक्षित करे एवं आगे बढ़ाए। मूलतः राज्य के लिए, सरकार के लिए, इन बच्चों के लिए लालन पालन एवं भरण पोषण की समस्या एक चुनौती है। दूसरा रूप आता है कि इनके ऊपर होने वाले अपराधों से इनकी कैसे रक्षा की जाए। और इसका जो तीसरा सोपान है कि बालकों को, जो अनाथ बालक है, उनको एम्पावरमेंट कैसे किया जाए, अधिकारिता कैसे दी जाए। तो पहले लालन पोषण और भरण पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं राज्य में चल रही है, विभिन्न प्रकार के संस्थान खड़े हुए हैं और उन संस्थानों को सरकार मदद कर रही है। और नियमित रूप से आर्थिक मदद की करके हम लोग किस तरह से ये सुनिश्चित करें कि इन बालकों के लालन पालन एवं भरण पोषण में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। अभी जैसा कि मैडम ने बताया कि पहले 2000 रुपए मिलते थे, अभी हाल ही में सरकार ने उसे बढ़ाकर 2721 रुपए किए हैं। हम ये भी जानते हैं कि राज्य में पालनहार एक योजना चल रही है जिसमें लगभग 2.5 लाख या उससे भी ज्यादा 4 लाख बच्चे पंजीकृत हुए हैं। ये वो बच्चे हैं जो कि अनाथ हैं। मूलतः पहले जिनके माँ और बाप दोनों नहीं थे, उन बच्चों के लिए योजना बनी थी, बट धीरे धीरे उसमें और विभिन्न प्रकार के अनाथ बच्चों को शामिल किया गया और आज की तारीख में लगभग 4 लाख ऐसे बच्चे राज्य में हैं जो कि इस योजना से लाभान्वित होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं बालकों के विकास के लिए बड़े समर्पित रहते हैं। मुझे याद है कि करीबन 9-10 साल पहले जयपुर में एक बालचर रैली का आयोजन किया गया था और उस बालचर रैली में लगभग 16,000 बालचर राजस्थान से इकट्ठे हुए थे। उस रैली का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उस समय करना था और हम सब उस उद्घाटन की तैयारी में एक दिन पूर्व संध्या पे लगे हुए थे और उसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि मैं एक दिन पहले ही आना चाहता हूं। हमने कहा सब उद्घाटन तो कल है,
कि मैं आज आके इन बच्चों से, बालकों से, वो कैसे रहते हैं, उनके टेंट कैसे लगे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या है। तो रात को 9 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्घाटन के एक दिन पूर्व वहां पे आए और एक एक टेंट में जाके उन्होंने बच्चों से बात की, बालचरों से बात की, उनकी व्यवस्था, उनका देखरेख। तो ये अपने आप में दर्शित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वयं का इन बच्चों के प्रति, इन बालकों के प्रति कितना लगाव है या कितना कमिटमेंट है। एक जो अपराधों से रक्षा की बात है, तो उसके लिए किशोर न्याय बोर्ड बने हुए हैं, उनके संचालन के लिए पदों का सृजन भी हाल ही में हुआ है और अब लगभग राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक किशोर बोर्ड सुनिश्चित किया जा सका है। 34 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और इस तरह के अधीनस्थ कार्मिकों के पदों का सृजन भी हुआ है। राज्य सरकार एक किशोर न्याय निधि जो संचालित कर रही है, उसमें भी हम राज्य सरकार की ओर से अंशदान दे रहे हैं। जगह जगह रुकेंगे ब्रेक के लिए।